Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve MCQs on various forms of market, right? Like perfect competition, monopoly, oligopoly and imperfect competition or monopolistic competition. So let's start. So our first question is the marginal revenue facing a monopolist, right? कि जब जो monopoly firm होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो उसका फर्म का होता है तो वो किससे रिलेट करता है। कहते हैं इज द सेम एज द डिमांड फेसिंग द मोनोपोलिस्ट कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली लाइक हमारी डिमांड 100 यूनिट्स की है तो और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा सेम डिमांड जितना होगा। शोज द चेंज इन प्रॉफिट्स लेवल्स ऑफ द फर्म कि जो हमारे प्रॉफिट लेवल में चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करता है। लाइज बिलो द एवरेज रेवेन्यू के बिलो लाई करता है, राइट। एवरेज ये होती है ना हमारी जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म की जो कर्व्स होती हैं वो ऐसे होती हैं। सो कहते हैं ये हमारी एवरेज रेवेन्यू होती है एंड दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या करता है लाइज बिलो द एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट एट फर्स्ट फॉल्स टू अ मिनिमम एंड देन राइजेज एज आउटपुट इज इंक्रीज्ड कि फर्स्ट में क्या होता है जैसे जैसे हम अब आउटपुट को इंक्रीज करते हैं वो वैसे वैसे इंक्रीज होता रहता है, बट फर्स्ट में क्या होता है कम होता है, पहले क्या होता है कम होता है। कहते हैं इज द सेम एज द एवरेज रेवेन्यू फेसिंग द मोनोपोलिस्ट की एवरेज रेवेन्यू जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। सो हमें पता है कि जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है उसका जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है इज ऑलवेज लाई बिलो द एवरेज रेवेन्यू कि ये जो उसकी कर्व्स हमारी कर्व्स होती हैं एक मोनोपोलिस्ट फर्म की तो उसमें हमेशा जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा इज ऑलवेज अबव द marginal revenue and marginal revenue is always below the average revenue. So our correct option is option C. The marginal revenue facing a monopolist is always lies below the average revenue कि जो हमेशा हमारा जो marginal revenue होगा वो क्या होगा lie below the average revenue, right? Next question. A monopolist faces a downward sloping demand curve बिकॉज जो मोनोपोलिस्ट फॉर्म होती है कहते वो डाउनवर्ड स्लोपिंग उसकी डिमांड कर्व क्यों होती है। इट्स एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स इट्स मार्जिनल रेवेन्यू जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। इट्स स्प्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्प्लाई कर्व क्या है उसकी अपवर्ड स्लोपिंग है। इट सेल्स टिपिकली टू ओनली वन कंज्यूमर कहते हैं वो क्या करते हैं सिर्फ एक कंज्यूमर को क्या करते हैं सेल करते हैं, राइट। इट्स डिमांड कर्व इज द मार्केट डिमांड कर्व जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है मार्केट डिमांड कर्व होती है, राइट। डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक कि जितना मर्जी हम प्राइस चेंज कर लें जो डिमांड है वो क्या रहेगी इन इलास्टिक रहेगी चेंज नहीं करेगी। सो वी नो इन अ मोनोपोलिस्ट फॉर्म जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है वो क्यों होती है बिकॉज इट्स डिमांड कर्व इज इट्स मार्केट डिमांड कर्व कि जो भी उसकी डिमांड कर्व होगी वो किसको शो करेगी वो उसकी मार्केट डिमांड होगी, राइट। कि अगर प्राइस हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा मार्केट डिमांड उसकी शिफ्ट करेगी, राइट। जितना प्राइस राइज करते जाएंगे हमारी जो डिमांड है वो कम होती रहेगी, राइट। So therefore monopolist always faces a downward sloping demand curve. So our correct option is option D. Its demand curve is the market demand curve. Clear? Next question. A monopolistic firm faces a downward sloping demand curve because कि जो कहते हैं मोनोपोलिस्टिक फॉर्म होती है वो कौन सी थी मोनोपोलिस्ट फॉर्म थी। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है वो मोनोपोली फर्म की बात हो रही थी। कहते हैं उसकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है बिकॉज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन एक्सप्लॉयट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। कि कहते हैं वो क्या करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या पूरा फायदा उठाता है। द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन इलास्टिक जो डिमांड होती है वो क्या होती है ऑलवेज इन इलास्टिक। मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव थ्रू आउट द फिजिबल रेंज ऑफ आउटपुट कि हम जितना भी अपनी आउटपुट को वेदर हमारी आउटपुट ज़्यादा है कम है जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या रहेगा ऑलवेज नेगेटिव। There are a large number of firms in the industry all selling the same product कि जो है यहाँ पे large number of firms हैं वो क्या कर रही हैं सेम प्रोडक्ट क्या है सेल कर रही हैं। नेक्स्ट
Unlike that of a competitive firm, the amount of a monopolistic firm sells affect the market price. कि जैसे अगर हम competitive firm की बात करें, उसी तरह कहते the amount of monopolistic firm sells affect the market price. कि जो amount एक monopolistic firm sell करेगी तो उसको वो क्या है, market price को affect करेगी ही करेगी. So वी नो कि जो मोनोप्लिस्टिक फॉर्म होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मोनोप्लिस्टिक फॉर्म सेल्स अफेक्ट द मार्केट प्राइस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ मोनोप्लिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स फास्टर देन प्राइस बिकॉज. मोनोप्लिस्टिक फर्म की बात करें, मोनोप्लिस्ट फर्म की बात करें तो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज फॉल्स फास्टर देन प्राइस बिकॉज. क्यों कहते जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा प्राइस से ज़्यादा कम क्यों, जल्दी कम क्यों हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ आउटपुट की कहते हैं जो कॉस्ट होती है वो क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट की वजह से. इंक्रीजेज एज प्रोडक्शन इज इंक्रीज की जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारी जो एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. टू सेल एडिशनल यूनिट्स द प्राइस मस्ट बी लोअर्ड ऑन ऑल यूनिट्स सोल्ड. कि अगर हमने एडिशनल यूनिट्स को सेल करना है तो प्राइस क्या होगा, हमेशा कम करना पड़ेगा जितने भी यूनिट्स हमने सेल करने हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज लार्जर देन प्राइस. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हमेशा प्राइस से ज़्यादा होगा. तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू. प्रॉफिट्स कहाँ पे कहते हैं मैक्सिमाइज होंगे, जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के. द नेक्स्ट कोई कह रहे हैं द फर्म हैज़ नो सप्लाई कर्व. की फर्म की कोई सप्लाई कर्व नहीं है. We know the marginal revenue falls faster than price because to sell additional units the price must be lowered on all units sold. कि जितने भी हमने एडिशनल यूनिट्स को सेल करना है तो उसका प्राइस क्या होगा, हमेशा कम रखा जाएगा. सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल. कहते रेफरिंग टू टेबल दिस the marginal revenue associated with increasing sales from 5 to 6 units is. we know कि हमारा marginal revenue कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. सो हमारी आउटपुट कितनी इंक्रीज हो रही है 1 और हमारा रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है 8 to 7. राइट. पहले प्राइस 8 था अब 7 है. राइट. तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा. राइट. हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है 8 पहले कितना था 40 एंड आफ्टर दैट 7 6 42. सो कितना चेंज आया 2 यूनिट्स का. यूनिट्स कितने इंक्रीज हुए 1. सो आवर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 2. सो आवर आंसर इज option D, that is 2. Next question. The marginal revenue associated with increasing sales from 6 to 7 units is. अब हमने find out, पहले हमने find out किया था this from this, अभी हमने find out करना है from 6 to 7. right. 6 to 7, 7 6 जा 42 total, 6 7 जा 42. so quantity कितनी increase हो रही है 1. तो पहले जो हमारी टोटल वो तो है वो तो इंक्रीज नहीं हुई. राइट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग सेल्स फ्रॉम 8 to 9 यूनिट्स इज. 8 to 9 से कितनी है हमारी 8 5 जा 40, 9 4 जा 36. राइट. आंसर 4 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने चेंज हो रहे हैं 1. So our option is option C, that is sorry C, हाँ C, 4th. clear. sorry -4, option B. B is the correct answer. -4 आएगा ना because quantity क्या है कम हो रही है. so our option is option B. clear. next question.
In a monopoly firm, the revenue maximizing level of output occurs where, कहते हैं अगर मोनोपोली फर्म की बात करें तो हमारा जो रेवेन्यू है, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, वो कहाँ पे अचीव होता है, राइट? वो कहाँ पे अचीव होता है? वे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू, marginal revenue is equals to the average cost, marginal cost is equals to the price, marginal revenue is equals to the marginal cost and marginal revenue is equals to zero. So अगर मोनोपोली फर्म की बात करें तो हमें पता है कि हम किस लेवल को किस लेवल ऑफ आउटपुट को हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बोलते हैं, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दी जीरो, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दी जीरो. This is the equilibrium level of output. Clear? So our correct option is option E, where marginal revenue is equals to the zero. Next question. When a monopolist sets price where the price elasticity of demand equals 1, his, कहते हैं मोनोपोलिस्ट क्या करता है, कहते हैं प्राइस सेट करता है जहां पे उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 1. डिमांड इलास्टिसिटी 1 का मतलब है कि क्या हो रही है, उसकी जो डिमांड है वो क्या है, परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक, कि सेम प्रोपोर्शन, जितना प्रोपोर्शन हमारा प्राइस चेंज होगा सेम प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, डिमांड में चेंजेस आएंगे. क्लियर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स 1 डिनोट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो उस टाइम पे फर्स्ट ऑप्शन, टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग ऑल्दो मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉलिंग, कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है कहते हैं वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इवन दो कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, कम हो रहा है. टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू क्या है, हमारा मैक्सिमम है. मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव. टोटल प्रॉफिट्स आर एट मैक्सिमम, जो हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है. एंड टोटल रेवेन्यू क्या है, हमारा फॉल कर रहा है. सो हमें पता है कि जब मोनोपोलिस्ट है वो अपना प्राइस कब कैसे सेट करेगा, जहां पे उसको पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, उसकी इज इक्वल्स टू दी 1. तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होगा, इज एट मैक्सिमम. टोटल रेवेन्यू क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा, बिकॉज उसको पता है कि मैं क्या करूंगा, अगर मैंने प्राइस क्या किया अपना 2 रुपीज से भी चेंज किया तो मेरी डिमांड कितनी होगी, सेम प्रोपोर्शनेट में चेंज होगी, राइट? सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी. सो उसको पता है कि उसका उस टाइम पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा. क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A profit maximizing monopolist sets price where the price elasticity of demand is, कहते हैं जो profit maximizing monopolist firm है वो अपना प्राइस कब क्या सेट करती है जहां पे उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, इनइलास्टिक, इलास्टिक, इन्फिनेटली इलास्टिक, 0 और 1. तो अगर हमने प्रॉफिट से अचीव करने हैं तो उस केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होनी चाहिए, इलास्टिक. क्लियर? क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, इलास्टिक. जहां पे उसको पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी हमारी क्या है, इलास्टिक होगी, तो उसको पता है कि अगर वो प्राइस थोड़ा सा भी चेंज करेगी तो उसकी डिमांड क्या है, इन्फिनेटली चेंज हो जाएगी. क्लियर? इन्फिनाइट हो सकती है. सो उसको क्या है, उसने अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट फर्म की बात करें तो वो हमेशा अपना प्राइस तब सेट करेगी जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, इलास्टिक. क्लियर? नेक्स्ट. If a monopoly is presently producing an output at which marginal revenue is less than marginal cost, it can increase profits by, कहते क्या कर रहा है, एक मोनोपोली फर्म क्या कर रही है, अपना जो आउटपुट है वो कहाँ कब प्रोड्यूस कर रही है, एट विच, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट. सो अपने प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग आउटपुट एंड रेजिंग प्राइजेस, अपने आउटपुट को क्या करके, रिड्यूस करके एंड प्राइजेस को इंक्रीज करके. एक्सपेंडिंग आउटपुट एंड रेजिंग प्राइजेस, अपने आउटपुट को बढ़ा के और प्राइजेस को कम कर, प्राइजेस को भी बढ़ा के. रिड्यूसिंग आउटपुट एंड होल्डिंग प्राइस अनचेंज्ड, कि अपना आउटपुट क्या करें, कम कर दें बट प्राइजेस सेम रहने चाहिए. रिड्यूसिंग बैरियर्स टू एंट्री,
जो बैरियर्स हैं एंट्री के कंपटीशन इंक्रीज होने के, उनको कम करना चाहिए। एक्सपेंडिंग आउटपुट एंड लोअरिंग प्राइस, सो कहते हैं अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहिए और प्राइजेस को क्या करना चाहिए, लोअर करना चाहिए। अगर किसी मोनोपोली फर्म की बात करें जहां पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, सो उस केस में मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या करेगी, अपने आउटपुट को कम करेगी एंड increases prices. So correct option is option A, reducing output and raising prices. Because अगर वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगी एंड प्राइजेस को इंक्रीज करेगी, तभी मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the profit maximizing level of output for a monopolist price, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल अगर अचीव करना है एक मोनोपोलिस्ट फर्म ने, तो उस प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, राइट, इज बिलो मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑलवेज एक्सीड्स एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एक मोनोपोलिस्ट फर्म ने अचीव करना है, वो हमेशा क्या करेगा, अपना प्राइस कैसे सेट करेगा, जहां पे वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, प्राइस क्या होगा, ऑलवेज एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, कि वो हमेशा यही ट्राई करेगा ना कि मेरी जो कॉस्ट है वो मैं इजीली बियर कर पाऊँ, राइट। अगर उसको कोई एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में 8 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो प्राइस क्या होगा, ऑलवेज इससे ज़्यादा ही चार्ज करेगा, इधर 9 और इधर 10, राइट, कभी भी वो 8 रुपीज़ से कम चार्ज नहीं करेगा। Always at the profit maximizing level of output for a monopolist, price exceeds marginal cost. Price क्या होना चाहिए, always exceeds marginal cost. Clear? So correct option is option A. Next, a number of firms agreeing together to restrict output and thereby raises prices is known as, कहते जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स क्या करती हैं, अपने आउटपुट को कम करती हैं एंड उसके बाद प्राइजेस को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, तो वो कौन सा केस है, मोनोपली, परफेक्ट कंपटीशन, कार्टल, बैरियर टू एंट्री है, नेचुरल मोनोपली। वेयर नंबर ऑफ फर्म्स कम टुगेदर एंड मेक डिसीजन, देन दे आर कॉल्ड एज कार्टल। उसको क्या बोलते हैं हम, कार्टल। कार्टल्स आर एग्जिस्ट इन ओलिगोपोली। कार्टल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में। सो करेक्ट ऑप्शन इज कार्टल। नेक्स्ट, वन डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन इज, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन में कहते क्या डिफरेंस है, मोनोपोलिस्टिक फर्म्स टेंड्स टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू वाइल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं कहते हैं वो हमेशा अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती हैं, रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती हैं, वेयर एज जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, ऑलवेज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। Perfectly competitive firms cannot maintain positive economic profits in the long run. कहते जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स हैं वो क्या है, अपने लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को मेंटेन नहीं रख पाती। परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स कैन नेवर अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, मोनोपोलिस्टिक फर्म ऑलवेज अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। कहते हैं जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स हैं वो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं अचीव करती, ऑन द अदर हैंड मोनोपोलिस्टिक फर्म्स ऑलवेज अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। मोनोपोलिस्टिक फर्म्स एम्फेसाइज कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कहते हैं जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं वो क्या मतलब हमेशा कोशिश करती हैं कि हमने जो अपनी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। ऑन द अदर हैंड जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स होती हैं वो किस पे ध्यान देती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्ट डू नॉट कंसीडर कंज्यूमर डिमांड व्हेन चूजिंग प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स, कि जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं वो क्या है, कहते कभी भी कंज्यूमर डिमांड को कंसीडर नहीं करती व्हेन चूजिंग प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स, जब उन्होंने प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स को अचीव करना हो।
अगर हम मोनोपोलिस्टिक फर्म की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक फर्म कहते हैं ऑलवेज टेंड टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू वेयर एज परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स ऑलवेज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Perfectly competitive firms can never earn economic profits. This is also not correct. They can earn profits in the long run. Monopolistic firms emphasize cost minimization and perfectly competitive firms emphasize profit maximization. This option is also not correct. Monopolists do not consider कहते consumer demand, consumer demand को कहते consider नहीं करते. This option is not correct. So our correct option is option B. कहते perfectly competitive firms cannot maintain positive economic profits in the long run. Long run में अपने positive economic profits को वो लोग maintain नहीं रख पाते because यहाँ पे free entry और exit होती है firms की. तो जैसे ही long run में positive economic profits firms earn करती हैं तो new firms उस time पे enter कर जाती हैं market में, जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो profit का जो फर्म्स अर्न कर रही होती हैं वो क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो दे कैन नॉट मेंटेन पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. कहते इकोनॉमिक प्रॉफिट्स फॉर अ मोनोपोलिस्टिक फर्म विल इक्वल जीरो व्हेन. जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है अगर हम किसी मोनोपोलिस्टिक फर्म की बात करें वो हमेशा वो ज़ीरो के इक्वल कब होता है, वो ज़ीरो कब हो जाता है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट. जहाँ पे जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है. एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड. एवरेज कॉस्ट क्या होती है हमारी बहुत कम होती है. मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस. मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल है प्राइस के. प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट. प्राइस किसके इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के. एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस. एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि कंपनी बेयर कर रही है वो किसके इक्वल है प्राइस के. सो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात करें अगर कि मोनोपोलिस्टिक फर्म विल इक्वल जीरो व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस. जहाँ पे जितना प्राइस हम कंपनी चार्ज कर रही है वो किसके इक्वल हो जाता है जितनी कंपनी की कॉस्ट इनकर हो रही है. सो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म के वो क्या होते हैं ज़ीरो. उस टाइम पे मोनोपोलिस्टिक फर्म नेवर अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मोनोपोली विल नॉट ओनली चार्ज अ हायर प्राइस. कहते ना एक मोनोपोली फर्म कहते अकेला प्राइस हायर प्राइस ही चार्ज नहीं करती. इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस डैश आउटपुट देन अ कंपेटिटिव मार्केट वुड प्रोड्यूस. कहते हैं उनको अगर कंपेटिटिव मार्केट की बात करें तो उनको उसको अपना आउटपुट क्या करना चाहिए मोर आउटपुट लेस आउटपुट बेटर आउटपुट पुअर आउटपुट. सो अगर हम मोनोपोलिस्टिक फर्म की बात करें तो वो हायर प्राइस कब चार्ज करती है व्हेन ही प्रोड्यूसेस लेस आउटपुट. राइट व्हेन ही प्रोड्यूसेस लेस आउटपुट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट. ए मोनोपोली कहते मोनोपोली फर्म की बात करें चार्जेस हायर प्राइजेस देन कंपेटिटिव फर्म्स ऑल अदर थिंग्स इक्वल. produces more output than competitive markets all other things equal. Is one of the several firms in the market. D all of the above. monopolistic market कहते क्या करती है हायर प्राइजेस कंपेटिटिव फर्म्स की से ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज करती है. अदर थिंग्स इक्वल सारा कुछ बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या रहती है सेम रहती हैं. प्रोड्यूसेस क्या करती है मोर आउटपुट देन कंपेटिटिव मार्केट. जो आउटपुट है वो क्या करती है कंपेटिटिव फर्म्स के कंपैरिजनली ज़्यादा रखती है. इज़ वन ऑफ द सेवरल फर्म्स इन द मार्केट. डी ऑल ऑफ द अबव. सो अगर मोनोपोली फर्म की बात करें तो वो हमेशा लेस आउटपुट produces less output than competitive markets. Is one of the several firms in the market. Not D all of the above. So correct option is option A. Charges a monopoly firm always charges higher price than competitive firms. Clear. Next question. Compared to competitive markets monopolies charge. अगर हम competitive market की बात करें तो monopoly firm कौन सा प्राइस चार्ज करती है higher prices produce more output but make lower profits.
Higher prices produces more output and make higher profits. Higher prices produce less output and make higher profits. Lower prices produce more output and make higher profits. So, if we are talking about monopoly market, then it always charges higher prices, produce less and makes higher profit. So our correct option is option C. Higher prices produces less output and make higher profits. Clear? Next question. What do patents, economies of scale and exclusive franchises have in common? कहते हैं अगर पेटेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजीज की बात करें तो उनमें क्या कॉमन है? दे आर ऑल बैरियर्स टू एंट्री। कहते हैं सब में क्या होते हैं? बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। दे आर ऑल गारंटीड बाय द गवर्नमेंट टू मोनोपोली फर्म्स, की मोनोपोली फर्म्स को क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट करती है। दे गारंटी दैट अ मार्केट विल बी कंपेटिटिव, की वो गारंटी देते हैं कि जो मार्केट है वो क्या रहेगी? ऑलवेज कंपेटिटिव। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। If we are talking about patents, economies of scale and exclusive franchises, so they have in common one feature, that is they all are barriers to entry. Clear? So they all are barriers to entry. So correct option is option A. Next question. If shortly after Kellogg's company has announced price increases on its ready-to-eat cereals, the other cereal manufacturers announce identical price increase on their products, this is likely to be। कहते अगर हम Kellogg's कंपनी की बात करें, Kellogg's कंपनी ने कहते अपने सीरियल, रेडी टू ईट सीरियल्स के प्राइसेस क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो जो अदर सीरियल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी क्या किया? सेम अपने प्रोडक्ट्स के लिए आइडेंटिकल प्राइस इंक्रीजेस कर दिए ऑन देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स पे सेम चेंजेस कर दिए। सो दिस इज लाइकली टू बी, इसको क्या बोलते हैं? द एसेंस ऑफ कंपटीशन, की कंपटीशन को देखते हुए, अ कार्टेल, प्राइस लीडरशिप, कोइंसिडेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस लीडरशिप, की वो केलॉग्स कंपनी की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सबसे पहले किसने चेंज किया? केलॉग्स कंपनी ने अपने प्राइसेस चेंज किए। तो बाकी फर्म्स ने किसको कॉपी किया? केलॉग्स कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को कॉपी किया। सो दिस इज अ केस ऑफ प्राइस लीडरशिप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। All other things equal, compared to a competitive market, a monopoly will have। कहते अगर हम कंपेटिटिव मार्केट से कंपेयर करें तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? हायर प्रॉफिट्स एंड ग्रेटर एफिशिएंसी, लोअर प्रॉफिट्स एंड ग्रेटर एफिशिएंसी, lower profits and lower efficiency, higher profits and lower efficiency. If we are talking about monopoly market, we know monopoly market always achieve higher profits। हायर प्रॉफिट्स अचीव करती है, क्या करती है? मोनोपोली मार्केट। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, सो देयर इज ऑलवेज लोअर एफिशिएंसी इन monopoly market as compared to the competitive market. So correct option is option D. So correct option is option D. Clear? Next question. If a few large firms dominate an industry, the market is known as। कहते हैं इन अ केस अ फ्यू लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं, सो उस कंपटीशन को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंपेटिटिवली मोनोपोलिस्ट, ड्यूपोली और इलिगोपोली। वी नो दैट when a few large firm dominates and the entire industry, this is a case of perfect oligopoly. So correct option is option D. Clear? Next. In the kinged demand curve theory, it is assumed that, if we are talking about kinged demand curve theory, we know that this is very important theory in oligopoly market. So उसमें कहते क्या एज्यूम किया जाता है? इन इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर, कि अगर एक फर्म अपना प्राइस इंक्रीज कर देगी तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगी। क्लियर? इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज फॉलोड बाय अदर, कि अगर एक फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करेगी तो वो सारे उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। डिक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर, अगर एक फर्म अपना प्राइस डिक्रीज करेगी तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा।
एंड फर्म्स कोल्यूड टू फिक्स द प्राइस, फर्म्स क्या करेंगी, कोल्यूड करेंगी प्राइजेस को फिक्स करने के लिए. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट किंग डिमांड कर्व थ्योरी, वी नो दैट इफ इन केस इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म, द अदर फॉलोज डिड नॉट फॉलो द फर्म. कि अगर एक फर्म अपने प्राइजेस को इंक्रीज करती है तो जो बाकी फर्म्स होती हैं वो क्या है, उसको फॉलो नहीं करती, सो दैट कि वो उस फर्म की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. किंग्ड डिमांड कर्व थ्योरी एज्यूम्स कि किंग्ड डिमांड कर्व थ्योरी क्या एज्यूम करती है. फर्म्स कहते हैं कॉपरेट करती हैं आपस में, फर्म्स एक्ट एज ए पार्ट ऑफ कार्टल, firms are competitive with each other, firms are not profit maximizers. If we are talking about kinged demand curve theory, we know that each firm are competitive with each other. So our correct option is option C. बिकॉज किंग डिमांड थ्योरी की बात करें तो जो बाकी फॉर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में वो क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, राइट. कि इन केस अगर एक फॉर्म अपना प्राइस क्या है चेंज करती है, वेदर इंक्रीज करती है, तो जो बाकी फॉर्म्स होती हैं उसको फॉलो नहीं करती, सो दैट कि उसकी जो उस फॉर्म की डिमांड कर्व में क्या हो जाता है, किंक आ जाता है, राइट. कि उसका जो एक कस्टमर क्या हो जाता है, उससे उस उसको छोड़ के क्या है दूसरी फर्म्स के पास चले जाते हैं, राइट. सो देयर इज ऑलवेज अ किंक इन द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म. So therefore we can say that firms are competitive with each other in king demand curve theory. Next question. In a cartel फर्म्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर. कार्टल की बात करें तो कहते हैं फर्म्स क्या करती हैं, एक दूसरे से कम्पीट करती हैं. प्राइस वॉर्स आर कॉमन, प्राइस वॉर चलती है सब में. फर्म्स यूज प्राइस टू विन मार्केट शेयर फ्रॉम कंपेटिटर्स. फर्म्स क्या करती हैं, प्राइस को यूज करती हैं ताकि वो मार्केट शेयर क्या है कंपेटिटर्स से विन कर सकें. फर्म्स कोल्यूड, फर्म्स क्या करती हैं, कोल्यूड करती हैं आपस में. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टल, सो वी नो दैट फर्म्स कोल्यूड विद ईच अदर. फर्म्स क्या करती हैं, आपस में कोल्यूड करती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कार्टल्स ईच इंडिविजुअल फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेज. एवरी इंडिविजुअल फर्म कहते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है. देयर मे बी एन इंसेंटिव टू चीट. द इंडस्ट्री एज अ होल इज लॉस मेकिंग. अगर पूरी होल इंडस्ट्री की बात करें तो वो क्या है, लॉस मेकिंग है. देयर इज नो नीड टू पॉलिसी एग्रीमेंट्स. कहते पॉलिसी एग्रीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टल्स, वी नो दैट देयर मे बी एन इंसेंटिव टू चीट. देयर मे बी एन इंसेंटिव टू चीट का मतलब है कि एक फर्म इनकेस अगर प्राइस अपना इंक्रीज करती है तो जो बाकी फर्म्स होती हैं उसको फॉलो नहीं करती, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं एंड पास टू दी अदर फर्म्स. सो दूसरी फर्म्स के पास चले जाते हैं तो उसका क्या होता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता. सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर मे बी एन इंसेंटिव टू चीट. बल्कि ऑन द अदर हैंड अगर वो फर्म क्या करेगी, अपना प्राइस कम कर देगी, तो जो बाकी फर्म्स हैं वो भी क्या करेंगी, उसको फॉलो करके अपना प्राइस क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, ज़्यादा नहीं हो पाते. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कार्टल्स, सॉरी, दिस करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In oligopoly, the largest four firms are likely to have a small market share. जो 4 फर्म्स होती हैं लार्जेस्ट, उनका क्या है, स्मॉल मार्केट शेयर होता है. प्राइस इज लाइकली टू इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू. प्राइस किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के. फर्म्स विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द लॉन्ग रन इफ प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. कहते हैं फर्म्स क्या करेंगी, लॉन्ग रन में अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगी इफ प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, अगर उसके प्राइजेस क्या हैं, एवरेज कॉस्ट से कम होते हैं. फर्म्स में कोल्यूड और compete depending on their assumptions about the competitors. So in oligopoly we know that firms क्या करती हैं, आपस में कोल्यूड और compete करती हैं depending on their assumptions about their competitors. कि जितना वो एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे competitor का कितना मार्केट शेयर है, कितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में कोल्यूड और compete.
So correct option is option D. Next question. Which of the following pricing strategies does not usually enhance the profits of the firm with market power? कहते ऐसी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि कहते मार्केट पावर के साथ साथ प्रॉफिट्स को एनहेंस नहीं करती? प्राइस मैचिंग, क्रॉस सब्सिडीज, टू पार्ट प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो एनहेंस नहीं हो रहे विद मार्केट पावर, सो दिस इज द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. बिकॉज वी नो दैट इन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जो एडिशनल यूनिट्स होते हैं वो क्या है, ऑलवेज सेल एट लेस प्राइजेस देन एक्चुअल प्राइस. कि वो क्या होते हैं, जो भी हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको क्या है, कम उस पे सेल करना पड़ता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? द मोर इलास्टिक द डिमांड द हायर इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप. कि जो हमारी डिमांड होगी जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी उतनी ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप होगा ज़्यादा होगा. द मोर इलास्टिक द डिमांड द लोअर इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप. The higher the marginal cost, the lower the profit maximizing price. The higher the average cost, the lower the profit maximizing price. We know that if we are talking about elastic demand, then we can say that the more elastic the demand, the lower is the profit maximizing markup. Because if अगर हम मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या करेगी, थोड़ा सा भी लेस प्रोपोर्शनेट चेंज भी अपने प्राइस में लेके आएगी तो भी हमारी जो डिमांड है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो. तो भी डिमांड क्या हो सकती है, ज़ीरो. सो वी कैन से दैट द मोर इलास्टिक द डिमांड द लोअर इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप. क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? Ease of entry into the industry, product differentiation, a relatively large number of sellers, and a homogeneous product. We know that in monopolistic market there is no homogeneous product, either heterogeneous product, that is differentiated but closely related products. Clear? So correct option is option D. Next question. Which of the following markets have the unique feature of indeterminate demand curve? कहते indeterminate demand curve किस फॉर्म की होती है? Perfect competition, oligopoly, monopoly and monopolistic competition. We know that indeterminate demand curve is related to the oligopoly market. Clear? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कंपेटिटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं. सो जो डिमांड कर्व होती है वो एक्चुअली जो डिमांड कर्व होती है उसको हम लोग डिटर्मिनेट नहीं कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच ऑफ द मार्केट फॉर्म्स द डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द मार्केट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? राइट, जो डिमांड कर्व क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टीपर होती है देन द मार्केट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. Is of duopoly, monopoly, oligopoly or perfect competition. We know that if we are comparing it with the market of monopolistic competition, this is the case of monopoly market, because in monopoly market the demand curve is always steeper than the market of monopolistic competition. Clear? Next question. Tata Power Delhi Distribution Limited is an example of monopoly market. So correct option is option C. Next question. Under monopoly form of market, the price elasticity of demand is generally, monopoly market की जो price elasticity और demand होती है वो क्या होती है, more than unity, equal to unity, less than unity and infinity. सो अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करें तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इज लेस देन यूनिटी.
price elasticity of demand is always less than unity. Clear? Next question. In the monopolistic competition form of market, which of the following statements is generally correct? Freedom of entry and exit for the new firms, demand curve parallel to vertical axis, firm has full control over price, selling costs do not exist. So in monopolistic market, we know that there is always a freedom of entry and exit for the new firm. Demand curve parallel to vertical axis? No. Firm has full control over price? No. Selling costs do not exist? No. Selling cost always exist in monopolistic market. So our correct option is option A. In oligopoly form of market, which of the following does not hold true? Non-price competition, small number of huge firms, indeterminate firms demand curve, perfect knowledge about the buyers. So we know that in oligopoly form of market, there is always a non-price competition, small number of huge firms, indeterminate firms demand curve, but there is no perfect knowledge about the buyers. So this is not the case of oligopoly market. So correct option is option D. Next, demand curve faced by a competitive firm is, competitive firms means perfect competition, right? कहते perfect competition की बात करें तो उसका demand curve is perfectly elastic, perfectly inelastic, perfectly elastic, less than elastic, D, none of the above. We know that in perfect competition the demand curve is perfectly elastic. Therefore we can say that the demand curve is horizontal demand curve. Clear? Next question. Implication of very large number of firms in perfectly competitive market is, कहते perfect competition में large number of firms का क्या implication होता है? No single seller can on its own can influence the price. कोई भी एक single seller कहते प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. फर्म क्या होती है? प्राइस मेकर होती है. फर्म बिकम्स प्राइस मेकर. एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म बिकम्स डिफिकल्ट. जो एंट्री होती है कहते हैं न्यू फर्म की, वो क्या होती है? डिफिकल्ट होती है. एंड डी, नन ऑफ द अबव. So we know that firms cannot be become price maker in perfect competition, and entry of new firms never becomes difficult. So the correct option is option A. No single seller can on its own can influence the price. कि कोई भी single seller जो है price को influence नहीं कर सकता. Clear? Next question. So the correct option is option A. Under perfect competition, a firm earns normal profit in the long run due to, कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो लॉन्ग रन में अर्न करते हैं वो क्यों होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड डी, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो if we are talking about perfect competition, a firm earns normal profit in the long run due to free entry and exit of the firms, because free entry and exit of the firms exist. because अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें लॉन्ग रन में, तो उस टाइम पे लॉन्ग रन में क्या होता है? फर्म्स क्या है? इजीली एंटर कर सकती हैं एंड एग्जिट कर सकती हैं. अगर कंपनी क्या है लॉसेज इनकर कर रही है तो उस टाइम पे क्या होता है? फर्म काफ़ी ज़्यादा फर्म्स क्या कर जाती हैं? इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाती हैं, जिसका क्या फ़ायदा जो कंटिन्यूएंस फर्म्स होती हैं उनको मिलता है. क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, demand curve under monopolistic competition is more elastic than under monopoly because large number of firms, freedom of entry and exit, presence of close substitutes, large selling cost. So correct option is option C, because in monopolistic competition there are presence of close substitutes. Next question.
In Middle East, a group of oil companies by forming a cartel jointly decide output and prices of the oil. This is an example of, कहते एक ग्रुप ऑफ ऑयल कंपनीज क्या करती हैं, एक कार्टल बना लेती हैं एंड जॉइंटली डिसाइड आउटपुट एंड प्राइसेस ऑफ द ऑयल. सो दिस इज अ केस ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपनी, ड्यूपोली और imperfect oligopoly. So we know that this is a case of collusive oligopoly wherein the firms jointly take decisions and decide their output and prices of the product. Clear? So correct option is option A. This is it for today's video. If you like my videos, please subscribe my channel. Thank you.